छत्रपति संभाजी महाराज एक ऐसे वीर योद्धा, एक ऐसे राजा जिन्होंने अपने धर्म और कर्तव्य के सामने अपने जान की भी ना सोची। बेड़ियों में बंधे होने के बावजूद भी क्रूर औरंगजेब के अहंकार के सामने नहीं झुके। लेकिन ये कहानी महाराज के बारे में नहीं, उनके उस स्वराज्य के बारे में है जिसकी नींव छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखी थी। छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान की वीर गाथा तो हम सबको याद है, लेकिन इस कहानी में हम देखेंगे कि महाराज के बाद उनके स्वराज्य का क्या हुआ, उनकी धर्मपत्नी महारानी येसुबाई का क्या हुआ, और क्या सच में महाराज के बाद औरंगजेब मराठाओं को हरा पाया। सवाल बहुत है, लेकिन जवाब सिर्फ यहां है। तो चलिए चलते हैं उस काले दिन में जब महाराज ने अपनी आखिरी सांसें ली। इतिहास के पन्नों में दर्ज वह काला दिन 11 मार्च 1689, तुलापुर की वह विषाक्त धरती जहां छत्रपति संभाजी महाराज ने जय भवानी का उद्घोष करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। लेकिन यह अंत नहीं, बल्कि एक नए संकल्प की शुरुआत थी। जैसे सूर्यास्त के बाद अग्निरेखा आकाश में छा जाती है, वैसे ही मराठा साम्राज्य की गाथा ने एक नया मोड़ लिया। महाराज के बलिदान की खबर रायगढ़ पहुंची और एक क्षण में मराठा साम्राज्य संकट में आ गया। यहां मराठे अपने महाराज का शोक मनाते उससे पहले ही मुगलों की सेना रायगढ़ की ओर बढ़ने लगी, मानो आकाश से उतरा कोई काला बादल। किले के भीतर महारानी येसुबाई के हाथों में न सिर्फ एक साम्राज्य की बागडोर थी, बल्कि 7 साल के शाहू का भविष्य भी। उनकी आंखों में वह आग थी जो पति के बलिदान से और धधक उठी थी। महाराज की वीरगति के उपरांत रायगढ़ के किले पर महारानी येसुबाई का नेतृत्व चमका। महाराज के शासन काल में उन्हें श्री सखी राज्य जयति नाम से अपनी राजमुद्रा का अधिकार प्राप्त था, जिसके माध्यम से वे स्वतंत्र रूप से राजनीतिक निर्णय ले सकती थी। छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई ने अद्भुत साहस और कूटनीति का परिचय दिया। उन्होंने अपने 7 वर्षीय पुत्र शाहू के अधिकारों की रक्षा करते हुए मराठा सेना का नेतृत्व संभाला। इस विकट परिस्थिति में महारानी येसुबाई के पास 2 विकल्प थे, या तो स्वयं को आत्मसमर्पण कर दें और मराठा शक्ति को समाप्त होता देखें, या फिर अपने नेतृत्व में प्रतिरोध जारी रखें। उन्होंने दूसरा मार्ग चुना। उन्होंने रायगढ़ की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक आपातकालीन सैन्य बैठक बुलाई। मराठा सैनिकों को संगठित कर किले के अंदरूनी सुरक्षा घेरे को और मजबूत किया। गुप्त सुरंगों के रास्तों की निगरानी बढ़ाई गई ताकि कोई गद्दारी न हो सके। महिलाओं और नागरिकों को युद्ध की स्थिति के लिए तैयार करने के विशेष आदेश दिए गए। येसुबाई राजनीतिक रूप से कुशल थीं। औरंगजेब का लक्ष्य स्पष्ट था, मराठा साम्राज्य को पूरी तरह से नष्ट करना। इस विकट परिस्थिति में येसुबाई ने एक दूरदर्शी निर्णय लिया। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के छोटे पुत्र राजाराम महाराज को अगला छत्रपति घोषित किया। मात्र 21 वर्ष की आयु में राजाराम महाराज को यह भारी उत्तरदायित्व सौंपा गया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि मराठा सरदारों और सेनापतियों की एकजुटता बनी रहे। इस निर्णय ने मुगलों के उस प्रचार को भी गलत साबित किया जिसमें यह कहा जा रहा था कि मराठों का शासन समाप्त हो गया है। मुगल सेनाएं रायगढ़ की ओर बढ़ रही थीं। येसुबाई समझ चुकी थीं कि यदि मराठा साम्राज्य को जीवित रखना है तो उत्तराधिकार को बचाना आवश्यक होगा। उन्होंने रणनीतिक रूप से तय किया कि छोटे राजाराम महाराज को रायगढ़ से निकालकर तमिलनाडु के जिंजी किले तक पहुंचाया जाए, जिससे स्वराज्य की लड़ाई जारी रखी जा सके। यह निर्णय तब लिया गया जब स्पष्ट हो गया कि मुगल सेना रायगढ़ को घेरने ही वाली है। उन्होंने राजाराम महाराज को भिक्षु वेश में गुप्त मार्ग से निकालने की योजना तैयार की। इस यात्रा के दौरान मराठा गुप्तचरों और स्थानीय ग्रामीणों की सहायता ली गई ताकि मुगलों को भ्रमित किया जा सके। मुगल सेनापति जुल्फिकार खान के नेतृत्व में मुगलों ने रायगढ़ को घेर लिया। रात्रि के अंधकार में भी रायगढ़ के वीर योद्धा मुगल शिविरों पर हमला करते शत्रु की सेना को सतत परेशान करते रहे। जुल्फिकार खान ने किले पर तोपों की बौछार की। उसने अस्थायी मंच बनवाकर वहां से किले पर भीषण गोलाबारी की। लेकिन रायगढ़ कोई साधारण किला नहीं था। शिवाजी महाराज द्वारा निर्मित यह अभेद्य दुर्ग था जो तोपों के प्रहार से विचलित नहीं हुआ। इस बीच
मुगलों ने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने अफवाह फैलाई कि राजा राम महाराज को तुंगभद्रा नदी के किनारे शिमोगा में मुगल सरदार सैयद अब्दुल्ला खान बरहा ने पकड़ लिया है। यह झूठी खबर किले के रक्षकों का मनोबल तोड़ने के लिए फैलाई गई थी। येसुबाई ने इस मनोवैज्ञानिक युद्ध में भी अपना धैर्य नहीं खोया। महारानी येसुबाई और रायगढ़ के लोगों का धैर्य अदम्य था, लेकिन परिस्थितियां दिन प्रतिदिन विकट होती जा रही थी। एक के बाद एक मराठा किले मुगलों के हाथों में जा रहे थे। विशालगढ़, रंगना, गगनगढ़ जैसे कुछ किलों को छोड़कर लगभग सभी मराठा दुर्ग मुगलों के कब्जे में आ गए थे। इस घेराबंदी के दौरान आपूर्ति और सहायता मिलना लगभग असंभव हो गया था। अंततः परिस्थितियों के दबाव में रायगढ़ मुगल सेना के सामने झुक गया। महारानी येसुबाई और उनके छोटे पुत्र शाहू को बंदी बना लिया गया। इधर राजा राम महाराज, जिन्हें महारानी येसुबाई ने रायगढ़ से दूर भेजा था, उनकी यात्रा भी खत्म होने वाली थी। महारानी येसुबाई और मराठा परिषद ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि राजा राम महाराज को रायगढ़ से दूर तमिलनाडु के झिंझी दुर्ग में स्थानांतरित किया जाए, जो मराठा हृदय प्रदेश से लगभग 1200 किलोमीटर दूर था। इस खतरनाक यात्रा की जिम्मेदारी प्रहलाद निराजी को सौंपी गई थी। बारिश के मौसम के बाद राजा राम महाराज अपने 300 साथियों के साथ धार्मिक भिक्षुकों के भेष में यात्रा पर निकले। यह छद्म वेश सावधानी पूर्वक चुना गया था, क्योंकि धार्मिक यात्री पूरे भारत में आम थे और उन पर कम संदेह किया जाता था। पूरी यात्रा में हर पल जान का खतरा था। मुगल सेनाएं हर स्थान पर तैनात थीं। फिर भी 7 महीने की कठिन यात्रा के बाद 11 नवंबर 1689 को राजा राम महाराज जिंजी पहुंचे। यह भारतीय सैन्य इतिहास में सबसे साहसिक रणनीतिक स्थानांतरणों में से एक था। जिंजी पहुंचने से पहले राजा राम महाराज ने कई महत्वपूर्ण सांकेतिक कार्य किए। उन्होंने प्रतापगढ़ जाकर भवानी देवी का आशीर्वाद लिया। उन्होंने समर्थ रामदास के समाधि स्थल पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु थे। रायगढ़ के पतन और राजा राम महाराज के झिंझी पहुंचने के बाद मराठा सेनानियों ने एक अभूतपूर्व युद्ध रणनीति अपनाई, गनीमी कावा या गुरिल्ला युद्ध पद्धति। 2 सैन्य कमांडर विशेष रूप से इस प्रतिरोध में प्रभावी साबित हुए, संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव। इन सेनापतियों ने अत्यधिक गतिशील अश्वारोही सेना के साथ मुगल आपूर्ति लाइनों, अलग थलग पड़ी टुकड़ियों और प्रशासनिक केंद्रों पर तेजी से हमले किए। मराठा योद्धाओं ने पश्चिमी घाटों के पहाड़ी इलाकों का पूरा लाभ उठाया। वे प्राकृतिक अवरोधों और छिपने की जगहों के रूप में इन पहाड़ी क्षेत्रों का उपयोग करते थे। छोटी, अत्यधिक गतिशील इकाइयों में संगठित ये सैनिक जल्दी से हमला करते और उससे पहले कि मुगल प्रभावी प्रतिक्रिया दे सकें, पीछे हट जाते थे। इन हमलों से मुगल सैनिकों का मनोबल गिरने लगा। औरंगजेब स्वयं दक्कन अभियान का नेतृत्व कर रहा था, लेकिन उसने पाया कि भूमि पर नियंत्रण होने के बावजूद वो आबादी या प्रतिरोध को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। मराठा सेना ने अपनी खुफिया और जासूसी नेटवर्क को विकसित किया, जिससे मुगल सेना की कमजोरियों का पता लगाना आसान हो गया। औरंगजेब की विशाल सेना बड़े क्षेत्रों पर कब्जा करने में सक्षम थी, लेकिन छोटे छोटे मराठा दल सरलता से पीछे हट जाते और फिर से आक्रमण करते रहते थे। औरंगजेब का गुस्सा और मराठाओं के लिए द्वेष बढ़ता ही जा रहा था और तब उसने ये ठान लिया कि हर एक कड़ी जो मराठाओं को सशक्त बना रही है, उसे तोड़ा जाए और मराठाओं का मनोबल गिराया जाए। और इसीलिए उसने यह तय किया कि वो राजा राम महाराज को कैदी बनाएंगे। और अब होने वाली थी एक ऐसी घेराबंदी जिसे इतिहास कभी भुला नहीं पाया। आशा करते हैं कि ये भाग आपको अच्छा लगा होगा। इसके अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे मुगलों के घेराबंदी को राजा राम महाराज ने दिया मुंह तोड़ जवाब, और कैसे महारानी येसुबाई कई वर्षों की कैद के बाद वापस अपने माटी में यानी मराठा साम्राज्य में शामिल हुई। दोस्तों, वाओ हिस्टोरिक पर हम महाराज की वीर गाथाओं को दुनिया के सामने लाते हैं, ताकि उनके विचारों और प्रेरणा से हम अपने जीवन को दिशा दे सकें। और अब उसी प्रेरणा को साकार रूप देने के लिए हम आपके लिए लाए हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमाएं, जो न सिर्फ आपकी जगह को गौरवशाली बनाएंगी, बल्कि हर दिन आपको साहस, संकल्प और स्वराज्य की याद दिलाएंगी। अभी बायो में दी गई लिंक से ऑर्डर करें और अपने घर में महाराज की प्रेरणा को जीवंत करें।
इस वीडियो को शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले भाग में जल्द ही।